आज हम लोग जो है एक खास ऐसी यमुनानगर की शख्सियत से बात करेंगे, उनसे जानेंगे और उनका आखिरकार क्या कहना है, क्या सीधा निशाना उन्होंने साधा है बीजेपी सरकार पर। क्या यमुनानगर की सड़कें कभी बन पाएंगी? क्या जो वादे दावे यमुनानगर के जो नेता महानेता है उन द्वारा किए गए, क्या उन वादों पर वो खरे उतरेंगे? जी हाँ, अब तो खरे उतरेंगे क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। 2024 समीप आ चुका है। अब जनता की आवाज शायद उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाए। तो चलिए सीधी बातचीत करते हैं यमुनानगर के शैलेश त्यागी जी से, जो कि पूरा प्रत्याशी हल्का यमुनानगर जननायक जनता पार्टी से है और 2019 में जो है इन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था और यमुनानगर से हल्का प्रधान भी है। तो चलिए एक बार बातचीत का प्रयास करते हैं, स्वागत करते हैं शैलेश त्यागी जी का। शैलेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। जी शैलेश जी, अगर हम बात करें, अब 2024 आने वाला है, मन की बात जो है वो टीवी के जरिए चल रही है, 100वीं बार मन की बात हो चुकी है, लेकिन जो दुख है यमुनानगर की जनता का शायद वो किसी अधिकारी के तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मन की बात तो भी घूम रहा है जी, प्रधानमंत्री जी मन की बात कर लेते हैं, हम सुन लेते हैं, उसको टीवी बंद कर देते हैं, ये मन की बात नहीं चल रही है, लेकिन उसके ऊपर अमल कोई काम तो हो नहीं रहे ना। चाहे वो आप जैसे आप बोल रही थी, अभी मैं सुन रहा था आपको क्राइम की बात हो जी। अभी आपने हमारे खट्टर साहब का भी एक इंटरव्यू सुना होगा, उसको हमें तो सरकार में मानते ही नहीं, वो कहते हैं बीजेपी की सरकार है, जेजेपी तो हमारी सहयोग की पार्टी है। जेजेपी यदि जनहित के लिए कोई काम करती है तो हमारे को काम के लिए रोका जाता है। चाहे हम सड़क का मुद्दा लेके चले जाएं किसी के पास, चाहे वो निगम के अंदर इतने बढ़ते टैक्स का मुद्दा लेके चले जाएं, चाहे हम हड़ताल के लिए बैठ जाएं। अभी थर्मल के ऊपर आपने देखा होगा, अभी इधर ई रिक्शा वाले बैठे हैं, किस किस की बात करेंगे आप? को संतुष्ट है इस पार्टी के अंदर? हम तो सहयोगी हो गए, संतुष्ट नहीं है। हम यदि कोई अपने पर्सनल काम तो हम अपने बोलते नहीं है, हम तो जाके आप लोगों के जनता के काम बोलते हैं। अभी इसको ये दिक्कत आ रही है, उसमें काम होते ही नहीं है। या भी मेरे पास पीछे से एक आया बेचारा, वो कहता जी मेरा यहाँ पर मकान जब हरियाणा और पंजाब ज्वाइंट था, जब से उससे पहले का मेरा मकान है और मैंने पंजाब से आके यहाँ परचेज किया था, हाउस टैक्स भरा था और रजिस्ट्री करा ली थी। अब मैंने को बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शादियां करनी, मैं सोचता हूँ मार्टोन से उधर मकान बेच के मैं कहीं इधर उधर ले लूं और बच्चे की पढ़ाइयां पूरी जो शादियां भी हो जाएगी। तो जैसे ही वो सेल आउट करने की बात की, उसके ऊपर लाखों रुपए का टैक्स निकाल दिया गया। जब उसने पूछा पहले तो ये टैक्स देने जाता था, तो अब तो कहती है सीएलयू भरनी पड़ेगी, एनडीसी निकलवानी पड़ेगी, तब जाके रजिस्ट्री होगी। जब उसकी वैल्यू देखी तो वो 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू निकली। आप ये बताओ, हाउस टैक्स जब हमारा 2000 रुपये बनता है या 500 रुपये बनता है या 100 रुपये बनता है, तो एनडीसी का एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों? यदि एनडीसी से लगानी थी आपने पहले लगाना। फिर मेरी एक अधिकारी से बात हुई, मैं चलो आज हम एनडीसी जमा कराते हैं, कल इस प्रकार की क्या श्योरिटी आप हमें देंगे कि इन फ्यूचर के अंदर हाउस टैक्स और एनडीसी के अलावा कोई और चार्जेस लगेंगे? कर जो वो भी लग सकते हैं। ये तो इसका मतलब है उनकी तानाशाही है कि जब उसका मन में आएगा जो उधर से भी टैक्स बढ़ा देंगे, एनडीसी के भी रूप में ले लेंगे, हाउस टैक्स भी ले लेंगे और अन्य टैक्स भी उसके ऊपर डाल देंगे। तो बंदे के पल्ले एक तो पहले वो मकान बेच रहा जरूरत के चक्कर में, और आगे उसने परचेज भी करना, डबल एनडीसी बढ़ता बढ़ेगा। त्यागी जी, आपकी बात को यहाँ पर काटूंगी, जैसे कि पीछे नोटबंदी की मार जो है आम जनता को झेलनी पड़ी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, व्यापारी वर्ग जो है वो उठने की बजाय और ज्यादा डूब गया। जहां पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन वही सोने की चिड़िया आज कहीं जो है वो डूबती हुई दिखाई दे रही है। मैं वो नोटबंदी के पर आऊं तो आपकी बात बड़ी चीज है, मैं सहमत हूँ। उस टाइम हम सत्ता में नहीं थे, पार्टी नहीं हमारी बड़ी भी, हम भी देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे थे। हम तो सड़कों पर लोगों को अपनी बात ही कह पा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने दोबारा इन्हीं को मौका दिया। पता नहीं क्यों दिया, ये तो लोगों की मर्जी है। देखो उसमें तो हम जबरदस्ती लोगों से कर नहीं सकते, हमने अपनी बात रखी। नोटबंदी के दौरान आप मेरे से शुरू से आते हैं, शहर के आप निवासी हैं, मेरे को आप परिवार से जानते हैं, मैं आपको परिवार से जानता हूँ। मैं एक छोटी सी दुकान मैंने भी खोल रखी है, मैं भी पुरानी कारें बेचने का और खरीदने का काम करता हूँ। लेकिन जब हम महीने का अपना पहले एवरेज निकालते थे, हम 15 से 20 गाड़ियां या 25 गाड़ियां या 30 गाड़ियां हम ले लेते थे और बेच देते थे और लोगों को दिलवा देते थे। लेकिन आज की जो एवरेज, मेरी नहीं, आप पूरी, मैं यूनियन का प्रधान भी हूँ साथ के अंदर, ओल्ड कार अपनी वेलफेयर एसोसिएशन का, तो आप पूरी यूनियन के अंदर आप घूमे और उनसे पूछे जाए कि महीने की उनकी एवरेज क्या निकलती है। आज पूरे डीलरों की जो 200-250 डीलर यहाँ पर काम करते हैं, मिस्त्री लोग काम करते हैं, जो कारें बेचने का काम करते थे, पूरे महीने की एवरेज 30 गाड़ियों की नहीं निकलती। चाहे वो 10 साल की पाबंदी के ऊपर हो, चाहे वो नोटबंदी की इतनी मार हमारे ऊपर पड़ी है कि मेरे जो साथी जो कार बाजार का काम करते थे, बेचारे छोटे छोटे व्यापारी बने थे, कमीशन बेसिस पे काम करने वाले, वो काम छोड़ के चले गए, दोबारा ड्राइवरियां करनी शुरू कर दी। कोई किसी के यहाँ चपड़ासी लग गया, कोई किसी के यहाँ पर गेट कीपर लग गया, इस प्रकार का कोई वहां पर किसी के प्राइवेट में ड्राइवर लग गया, क्योंकि सरकारी नौकरी तो आपके सामने है नहीं। तो इतनी परेशानी हमें हुई, इतनी परेशानी कि लोगों को अपना घर चलाना भी मुश्किल हो गया और कोई काम कर नहीं सकते, क्योंकि आज उम्र हमारी इतनी होगी, यदि कोई हमें कहीं नौकरी कर ले नहीं कर सकते, काम यही करना पड़ेगा।
ये काम चलता नहीं, दूसरा करें ना, भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो मैं तो लोगों से बार बार अपील की थी, अपने इलेक्शन के दौरान भी अपील की थी, और मैं तो सच बोलने वाला आदमी हूं, मुझे किसी का ना डर है ना किसी का दबाव है, ना किसी के दबाव में मानता हूँ। हाँ, यदि मैं कोई गलत काम करता हूँ तो उसका डर भी मुझे लगेगा। हवाई जहाज उतारने की बात यहाँ पर तो अगर मैं बात करूं तो पैदल चलने में भी मुश्किल हो जाती है, इतने घंटे। वो तो एक हमारे मंत्री जी का एक बयान था कि यहाँ पर हवाई जहाज, वो तो उनका चले तो यहाँ राफेल उतार दें, वो जिसकी राफेल की आज तक इंक्वायरी नहीं पूरी होने दे रहे, तो वो राफेल उतार देंगे। उनकी कहने की क्या बात है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। क्या ये मेरे कहने की बात है, मंत्री क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या विधायक क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये लोग ढिल्ले हैं, ये लोगों को सिर्फ अपने ड्राइंग रूम से निकलने की फुर्सत नहीं है। अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकल कर लोगों की हालत देखें, लोग किस हालात में जी रहे हैं, उनको वहां पर लोगों के बीच में जाने की फुर्सत क्यों। उनसे स्मेल आती है, उनसे बदबू आती है। इलेक्शन अभी 2024 आ गया, अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, निगम का चुनाव आएगा, आपके सामने हम लोग, मैं भी हूं चाहे उसके अंदर कोई भी, हमें लोगों से बदबू आनी बंद हो जाएगी, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, डीओ लग जाएगा उनके अंदर, उनके पसीने के अंदर। लेकिन आज बदबू आती है, इनसे पूछो ना अपने महल से बाहर क्यों नहीं निकलते। क्या आप परिवार से नहीं जानते, मेरे को भी परिवार से जानते हो कि मेरे परदादा दादा जी क्या काम करते थे क्या नहीं करते थे। हम जमींदार थे क्या नहीं थे, कार बेचने का काम, मेरे पिताजी वकील थे मेरे पिताजी। और हमने यहाँ पर शहर में शुरू से रह रहे हैं, कोई आज से रह रहे हैं, गोविंदपुरी गांव है मेरा, 1600 साल से हमने सुना है भी यहाँ पूर्वज हमारे रह रहे हैं। तो आज 1600 साल से इतना अंतर, 50 साल की मेरी भी उम्र होगी, हमने इतना बुरा हाल कभी जमुनानगर का देखा। स्मैक मैंने अपनी इस 50 साल की उम्र में, आपको मैं वचन देता हूं, चाहे मेरे हाथ में गंगा जल देके बोलो, मैंने स्मैक के शक्ल भी नहीं देखी। स्मैक होती किसी, लेकिन सुनते रोज हैं, अभी स्मैक से फलाना बच्चा मर गया, फलान स्मैक के चक्कर में उसने अपनी माँ की चैन बेच दी, स्मैक के चक्कर में उसने चोरी कर ली। ये क्यों रही है? ये मैं करवा रहा हूँ, ये आप करवा रहे हो। प्रशासन, हमारे एसपी साहब इतने बढ़िया आदमी है, पुलिस प्रशासन इतनी बढ़िया, लेकिन वो जो स्मैक के या गैर कानूनी काम करने वाले जो दलाल है, जो स्मगलर है ना, उनसे कमीशनें लेके कोई ना कोई राजनेता तो है जिसके संरक्षण में काम हो रहा है जी। उसका मैं भी जांच कर रहा हूं, मैं भी अपनी तरफ से जांच कर रहा हूं, आप भी मुझे बताएं, उसको लोगों के सामने उनके कपड़े उतारने का काम हम करेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं, जिस दिन मुझे उस बंदे का पता, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा मंत्री हो, कोई भी हो, लोगों के सामने उसके कपड़े उतारने का काम आपका भाई करेगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ इस बात का, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी बेटा बराबर का जवान बेटा, कल कोई मेरे बच्चे को स्मैक बुला देगा। बिल्कुल, तो खतरा पर्पल जो है वो खतरा, वो बिल्कुल खतरा है। मेरा बच्चा यदि मान लो, मेरा बच्चा डॉक्टर है, यदि डॉक्टर से जाने हॉस्पिटल से छुट्टी की थोड़ा लेट आता तो उसकी माँ फोन करके पूछती बेटा कहाँ रह गया। हमें डर लगता है, क्योंकि रोड की हालत ऐसी, एक्सीडेंट ना हो जाए, हालात ऐसी है, कोई ऐसा गंदा बंदा ना उसको मिल जाए जो उसको गलत हरकतों में डाल दे। हमें डर लगता है। मेरी बेटी जॉब करती है, मेरी बेटी पढ़ी लिखी जॉब भी कर रही है, लेकिन हमें डर लगता है कोई वो सुरक्षित घर पहुंच तो जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात, ये सिर्फ ये सब बकवास है, सब बकवास है। मैं इन चीजों में नहीं मानता। ये तो 15 लाख वाली बात कर दोगे फिर आप, 15 लाख वाली बात करके हमारे गृह मंत्री जी बोलते थे जुमला, ये सारे जुमले हैं लोगों के, जुमले काम करने वाले लोग नहीं है। इनको सिर्फ है भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवानी है, पंजाब के अंदर सिखों की लड़ाई करवानी है, कहीं और दूसरे स्टेट के अंदर चले जाए वहां पर स्वर्ण और दलित की करवा दें। इनको तो अपनी राजनीति की रोटियां सीखनी है, इनको किसी का कुछ नहीं है। कोई मरता है मरे, जीता जिए। अभी इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, हमारे देश के लीडर इवन काटने लग जाते हैं जी। हमारे एक भाई का सवाल आया है, एक बार उस सवाल को भी जरूर साझा करेंगे कि गठबंधन तो बीजेपी के साथ ही है और सड़क विभाग चौटाला जी के साथ है। बिल्कुल है जी, मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें जिस प्रकार के लोगों ने कोई भी काम दिया, चाहे वो साबे पर की दोनों सड़कें हो, चाहे वो चनेटी गांव की सड़क हो, चाहे वो घोड़ो पिपली की पूरी 12 किलोमीटर की सड़क हो, या अन्य जो मुझे काम बोले गए कला रोड से लेकर मंडी तक की सड़क, जो मुझे पर्सनली काम बोले गए, यदि वो ना हुए तो उसके जिम्मेवार मैं हूँ। अब वो सड़कों की हालत, कोई मुझे आगे बोल, अब जाते तो विधानसभा में ना विधायक जी के पास है, वो लोग काम ही नहीं करते। मेरी जिम्मेवारी है इसके अंदर। आप लोग मुझे बोलो ना, आप मुझे बुला के मुझे लेटर दो, यदि नहीं बनते तो उसकी जिम्मेवार फिर मैं हूँ, मेरे डिपार्टमेंट होगा। मेरे डिपार्टमेंट के अंदर जिस प्रकार का कोई काम है मुझे बोल रहे हैं आप, जाते तो आप किसी मंत्री के पास हो, किसी विधायक के पास हो, क्लेम हमें करने लग जाते हो, अभी डिपार्टमेंट तो तुम्हारा है। अरे डिपार्टमेंट हमारा होने के बाद तो मुख्यमंत्री तो क्या दिया, हमारे इनकी तो जेजेपी तो सरकार नहीं है, अब क्या जवाब देंगे भाई मेरे? बोला नहीं मुख्यमंत्री जी ने, ये तो हमारी एक सहयोगी पार्टी, हमें तो सरकार का हिस्सा भी नहीं मानते, हमें तो सहयोगी मानते हैं। अभी जैसे कि एक झोपड़ी के अंदर एक बल्ली देर की सपोर्ट के अंदर, अरे यदि उनको हमारी जरूरत नहीं, हमें निकाल दें, हमसे गठबंधन तोड़ लेना वो, हम कौन सा उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। भाइयों से मेरी ये अपील है, जो हमारे गठबंधन में हम बैठे हैं, हमें लोग काम तो बोलते नहीं, सिर्फ एलिगेशन लगा देते हैं, तुम्हारी सरकार में बैठे हो, तुम गठबंधन में बैठे हो, तुम उनकी गोदों में बैठे हो, लेकिन हमें काम कोई बोलता ही नहीं। मेरा टेलीफोन नंबर सबके पास है, मेरा दफ्तर आपके सामने, मेरा घर, कोई मैं बाहर से नहीं आके बसा हूँ, कोई मैं बॉम्बे से नहीं आता हूँ, कोई चंडीगढ़ नहीं रहता हूँ,
ये घर पे गोविंदपुरी घर पे रहता हूँ, त्यागी मार्केट में मेरा दफ्तर टेलीफोन एक्सचेंज है, वहां रहता हूं। मुझे आगे काम बोलो ना, नहीं होता तो उसके बाद मुझे आप इल्जाम लगाए जी त्यागी जी आपको हमने काम बोला था, आपने डिपार्टमेंट भी आपका था, काम भी आपको बोला, उसके बाद भी नहीं किया, फिर मैं कसूरवार हूँ। एक सवाल और सब जानना चाहेंगे त्यागी जी इस समय की, अगर हम बात सीनियर सिटीजन की करें, बुजुर्गों को घर से भी निकलने के लिए मोदी जी ने तो मना कर दिया था कि कोरोना काल चल रहा है, बुजुर्ग घर पर रहे, और वही बुजुर्ग जो है वो पेंशनों के लिए जगह जगह धक्के खा रहे हैं। पेंशनों की बात करें, अभी हुड्डा के अंदर हुआ क्या था, एक बुजुर्ग घर के बाहर ही सैर कर रहा था, आते हैं दो बंदे अपने आपको पुलिस कर्मचारी बता के उसकी चैनल लूट के चले जाते हैं, उनकी गुंडियां लूट के चले जाते हैं। ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है बताएं आप। तो ये सारी चीजें अभी पेंशन का बताऊं आपको, अभी मेरे पास फोन आया था पेंशन के लिए, जिस दिन मेरे पास फोन आया बंदे का, कुलचंदू गांव से बंदा था, रघुवीर उसका नाम था, उसने मुझे फोन किया कि 2 महीने से पेंशन नहीं आई, आप उनका मैं नंबर देता हूं उनका, आप उनसे बात करो। जिस दिन मुझे फोन किया क्या अगले दिन ही उनके खाते में पेंशन आई या नहीं आई। जो हमें काम बोलते हैं काम होते हैं, यदि नहीं होते फिर हमें जिम्मेवार होते हैं। तो हमें काम कोई बोले ना झूठे हमारे ऊपर कीचड़ फेंकते रहिए तो चल देखेंगे। तो अब इसका मतलब सीधा सीधा जनता को ये हम कह सकते हैं कि अब भाजपा के बाद जो है जेजेपी के साथ सीधी जनता की बात करें। अरे जो भाजपा के साथ बात कर रहे जो उन्होंने काम ही नहीं करना, उन्होंने तो आपको बता देना अभी आप इस जाति क्यों, आप इस जाति क्यों, आप इस जाति क्यों, टिकटें दे दी कि मुसलमान को वोट हुआ ही नहीं, उसको उठवा के कर दिया उन्होंने जी। अभी देखो ना इसके पंचायत चुनाव के अंदर टिकट दे दी उसको मुसलमान को, बाद में यही लोग बोलते हैं मुसलमान को टिकट दे दी, हम मुसलमान को वोट नहीं डालेंगे। और मैं तो उन मुसलमानों को बोलता क्यों बैठे उनके साथ, और उन लोगों को भी बोलता हूँ जो हमें हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। जमुनानगर से मुझे कितनी वोट लोगों ने दी, लेकिन उससे बढ़ के काम कर रहा हूँ। विधानसभा के जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं और अन्य साथी भी मेरे अलावा हरे और भी हैं, कोई काम कर रहा है जी। कोई आया सड़क के ऊपर, कोई बातचीत करने गया है, फिरने लेके सरकार के खिलाफ बैठे, हम सरकार का हिस्सा अपने आप को मानते हैं, बीजेपी वाले हमें हिस्सा भी नहीं मानते, लेकिन हम तो सरकार के खिलाफ भी बोल देते हैं। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि काम ठीक नहीं है। जो काम गलत होगा चाहे वो कोई भी करे मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी प्रकार का भी हो। आप मेरे फेसबुक के माध्यम से, मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से, मेरे किसी इंटरव्यू के माध्यम से आप देख ले, मैं गलत को गलत बोलने का दम रखता हूँ। यदि मैं गलत को गलत भी नहीं बोलूँ तो मुझे राजनीति करने का फायदा क्या है, मैं राजनीति छोड़ भी दूंगा। तो क्या भी मैसेज देंगे जनता को, क्योंकि जो अब जो है अब आंखें खोलने का समय आ चुका है, क्योंकि एक एक वोट जो है बहुत ज्यादा कीमती है। मैं तो अपील ही कर सकूंगा, ये देखो जबरदस्ती मैं नहीं कर सकता, कोई किसी प्रकार की जाति भाव की बात मैं नहीं कर सकता, ना मेरे संस्कारों में है, ना मेरे पिता माँ बाप ने मुझे सिखाई है, ना जहां जितना मैं पढ़ा हूँ मेरे गुरुओं ने मेरे को सिखाई है। मैं तो यदि जनता को कहता हूँ यदि धर्म जाति के आधार पर आपने वोटें डालनी है तो अब तक पिछले 10 साल से जहां डालते हैं वही डालते रहना जी। यदि लुटेरों के ऊपर डालनी है, बाद में कहोगे जी उसने तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करा दी थी, उसने तो किसी दामाद को प्रॉपर्टी बेचवा दी थी जी, उसने तो ये कर दिया, उसने देश लूट के खाया, जो 70 साल से लूट के खा रहे हैं, 75 साल से लूट के खा रहे हैं। यदि उनको वोट डालने तो उनको डाल देना, यदि हमारी पार्टी को हमें वोट डालनी है तो हमें वोट डालना। जितने दिन हमें काम करने का मौका मिला, चाहे वो 75% रोजगार प्राइवेट सेक्टर में देने के बाद हो, चाहे वो पंचायत के अंदर औरतों को, लेडीज को बराबर की हक देने का बात हो, चाहे डिपुओं के अंदर उसमें आरक्षण की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, यदि हमने ये ना करवाया तो उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। एक और सवाल आया है आपके लिए, हमारे जो मनीष जी हैं उनका एक सवाल आया है कि अगर पार्टी में इतनी नाराजगी है तो सरकार के साथ फिर क्यों है, या ये नाराजगी सिर्फ इलेक्शन को लेकर दिखाई नहीं, इलेक्शन के लेकर मेरे तो आप पोस्टर देखो मनीष भाई, मेरे तो आपसे विनती निवेदन है कि जिस दिन से सरकार बनी है यदि सरकार ने कोई गलत काम किया तो मैंने फेसबुक के ऊपर डाला है, या मैंने प्रेस माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहचानने की मैंने पूरी ट्राई करी है। हम सरकार का हिस्सा ये लोग तो मान रहे हैं ना, पब्लिक तो मान रही है, लेकिन जो हमारे मुखिया है, जो हमारे आज की मुख्यमंत्री है, उनकी स्पीच भी साथ में पढ़ के बोल दिया करो ना भाई मेरे, अभी हमें तो हिस्सा ही नहीं मानते। अरे आप हमें मौका दो, आप हमें मौका दो, हम खाली बोलने वाले लोग नहीं है, रिबन काटने वाले लोग नहीं है। सड़क मैंने बनवाई, जाके रिबन काट रहा कौन, हमारे विधायक जी काट के। आप वहां गांव का सर्वे करो, घोड़ो पिपली और टापू 2 गांव पड़ते हैं, आप वहां जाओ, आप वहां जाके लोगों से, चाहे वहां का सरपंच हो, नानू सरपंच हो, हारे हो, जीते हो, मेंबर हो या नहीं मेंबर, गांव का वासी हो, आप उनसे जाके पूछो इस सड़क की लड़ाई किसने लड़ी, इस सड़क को बनाने में किसका योगदान है। यदि आपको आपके भाई का नाम नजर न आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा जी। सबसे एक अहम सवाल जो है मेरे भी मन में था, आज हम उस सवाल को भी क्लियर करेंगे, क्योंकि जब लॉकडाउन का समय आया था, कोरोना जैसी महामारी आई थी, तो उस समय जो है आप अपने साथियों के साथ, जो आपकी टीम के सदस्य हैं, उनको लेकर आपने गांव-गांव में जाकर जो है वो अपनी तरफ से ही जो है आपने सर्वे भी किया, जो वहां पर जो स्प्रे करनी थी, जो क्वारंटाइन करना था, वो भी आप लोगों ने करवाया। उस समय तो जो है ये सरकार ने ये बात नहीं करी थी कि गठबंधन नहीं है, ऐसा ही देखो उस टाइम सरकार थी
हम सरकार का एक पार्ट थे, हिस्सा थे। हम तो अपने आप को भी सरकार भी मानते रहे, जो जितना बस का काम है कर भी देते हैं। कोरोना काल के अंदर मैंने अपने पर्सनली तौर पे, हमारे सरपंच साहब हमारे बीच में बैठे हैं, इनका ट्रैक्टर लिया। एक हमारा साथी, हमारा छोटा भाई हमारे बीच में नहीं रहा। इधर हमारे एडवोकेट साहब हैं, रियाज साहब हैं, खेड़ी गांव के हैं, उनका छोटा भाई हमें छोड़ के चला गया जी। वो अपना ट्रैक्टर लेके आया। मंडी गांव से है हमारे रियाज भाई हैं, सादिक भाई है हमारे यहाँ से, अपना महमूद मुकरमपुर से। इन लोगों ने अपने अपने ट्रैक्टर दिए। बुटर साहब हमारे सीमित बुटर हैं यहाँ ससोली से, उन्होंने अपनी मशीनें दी मेरे को। मैंने अपने पर्सनली खर्चे भी, जो मेरे साथी मेरे साथ चले, मैंने उनका भी सिर्फ फिजिकली यूज किया। फिजिकली इन द सेंस कि वो मेरे साथ चले, पाइप पकड़े, हम लोगों के घर सैनिटाइज करें। अपने खर्चे पे मैंने अपने खर्चे पे पूरे हल्का यमुनानगर को सैनिटाइज कराने का काम किया। साथ में सडोरा के हमारे कई साथी हैं, उन्होंने मेरे से केमिकल मांगा, ट्रैक्टर मांगा, मैंने वहां भेजा। जगाधरी के हमारे हल्का प्रधान है दमन शर्मा जी, मैंने उनके पास ट्रैक्टर भेजा। आप उनसे जाके पूछो, मेरी फेसबुक के ऊपर देखो, क्या मैंने इन भाइयों, जिन भाइयों ने मेरे सवाल पूछा है उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। जो आपके घर के अंदर नीले रंग के ट्रैक्टर झंडे लगे घूमते थे, वो किसके ट्रैक्टर थे? जिसके ऊपर आपका भाई खुद, मेरे पोस्टर देखो ना मेरे फेसबुक के ऊपर जाके, कि हाथ में आपका भाई मुंह लपेट के, हाथ में आपका भाई पाइप लेकर अपने हाथों से सैनिटाइज कर रहा है। हमने तो लोगों के कमरों के अंदर तक जाने का सैनिटाइज इनकी तरह नहीं है कि बाहर आए 2 फुहारे गेट के ऊपर मारे और चले गए। हमने तो घरों के पूरे अंदर ऊपर 2-2, 3-3 मंजिल तक सैनिटाइज करने का काम किया। दूसरी बात, टीकाकरण की लगा लो आप। आपके सामने मैंने 6 महीने तक अपना पैलेस देकर रखा, पैलेस बंद कर दिया। मैंने 6 महीने तक सीएमओ साहब हमारे दिया साहब थे, दिया साहब से पूछो, 350 कैंप मैंने अपने लगवाए हैं, मैंने पूरे हल्के के अंदर लगवाए हैं। 350 कैंपों का मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पड़ा है मेरे पास। ये मेरी वो काम नहीं दिखते लोगों को? क्या वो खनन माफिया आया था निकल के, जिसके पास शराब, इलेक्शन के दौरान शराब पिलाने के लिए पैसे होंगे, जिसको लोगों के वोटें खरीदने के पास पैसे होंगे, क्या वो आया एक बार भी हमारे बीच के अंदर? अभी लोग कैसे जी रहे हैं? मैंने गुरुद्वारा से खाना इकट्ठा किया, मैंने निरंकारी भवन से खाना इकट्ठा किया, मैंने राधा स्वामी सत्संग से खाना इकट्ठा किया। 2,500 से 3,000 लोगों के अपने गाड़ियों में, उन लोगों के जो हमारे प्रवासी लोग मजदूर यहाँ पर हमारे पास ठहरे, आपने देखा होगा 2,000 बंदे मेरे पास पंजाब से, इधर से ऊपर से जो जितने भी आए थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर से आए लोग थे, हिमाचल से आए लोग थे, रास्ता नहीं था, लोगों ने बॉर्डर पर पुलिस ने रोक रखा था। मैंने अपने पैलेस में उनको खाना भी खिलाया, उनको आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। हमने उनको मध्यम बन के खाना खिलाया, उनको ठहराया अपने खर्चे को। मैंने किससे घर पे लिया? क्या खनन माफिया को उस टाइम नहीं नजर आता था? अभी लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के घर राशन नहीं है। और कच्चा राशन की, जितने भी मेरे गांव के साथी हैं, जमींदार साथी हैं, हमारे प्रवेश भाई हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने अपने 1 किले का मुझे अनाज दिया मेरे को। अपने गांव से 27 किले का अनाज इकट्ठा करके गेहूं इकट्ठी करके, चावल इकट्ठा करके, उसको पिसवा के, चावल कटवा के मेरे पास भेजे, जो मैंने अपने गांव से लोगों के बांटे हैं सबको। जिन लोगों को दिए उनको तो पता है। अब मेरे को हर बंदे जितने मेरे पास पहुंचे आज तक, मैंने उनके लिए काम किया, पूरी कोशिश किया कि उनके लिए मैं काम आ सकूं, और ताकि वो जाके आगे भी लोगों को समझाए। ये दिखाने वाले अलग हैं और करने वाले हैं, वही है ना, इनके बीजेपी वालों के दिखाने के बाद ये आप इनके खिलाफ कुछ बोल दोगे तो आप छापे लगवा लोगे अपने। मैं तो इनके खिलाफ खुल का बोलता हूँ, मुकदमे जो दर्ज कराने मेरे खिलाफ भी करा लो भाई, मैं तो डरता नहीं किससे। मैं तो जनता की आवाज है, लोगों की आवाज उठाता रहूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है शैलेश त्यागी जी ने जो है वो अपनी मन की बात आम जनता के आगे जो है वो रखी। जी हाँ, ये वो जे पार्टी है जिन्होंने लॉकडाउन, कोरोना काल जैसी महामारी के अंदर जो है लोगों के घर राशन पहुंचाने का काम किया। उन बच्चों को जो कि प्रवासी मजदूरों के बच्चे थे। एक बात और बोलना चाहूंगा जी। हमारे पास पार्टी ऑफिस से एक लिस्ट आती है पूरे यमुनानगर जिले की डॉक्टर्स की, जो प्राइवेट सेक्टर में है। आप किसी भी जिस हॉस्पिटल में आपका मन है, जहां पर कोरोना के मरीज मतलब दाखिल हुए थे, उनको बेड प्रोवाइड करे गए थे, ऑक्सीजन प्रोवाइड की थी, जिस हॉस्पिटल में आपका मन है, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, जिसमें भी आपका मन है, आप वहां पर जाओ, उनसे पूछो क्या शैलेश त्यागी ने वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई? क्या शैलेश त्यागी ने वहां पर आप लोगों से बेड नहीं मांगे? क्या शैलेश त्यागी ने वहां पर कोरोना ग्रस्त लोग, चाहे यूपी से आए हो, चाहे हिमाचल से आए हो, चाहे हमारे हरियाणा की अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हो, क्या वहां पर उनका इलाज नहीं करवाया?
हमने तो यहाँ से शहर से दूर जितने भी जिला के अंदर हॉस्पिटल थे, चाहे वो 10 किलोमीटर दूरी पे था, चाहे 15 किलोमीटर दूरी के बाद, हमने वहां पर भी मरीजों को दवाइयां, बेड और ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कराने की पूरी मेहनत की है। बाकी करना तो ईश्वर ने था, जिसकी जीवन जितना लिखा था उसको दिया भी है। आप किसी में आज आपकी मर्जी है ना, वहां जाके आप पता कर सकते हो। इस बात की मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अभी की जो है आज हम आपके बीच में एक खास मुद्दों को लेकर, कुछ खास जो है बातों को लेकर आज शैलेश त्यागी जी से, जो कि जेजेपी के कार्यकर्ता है, उनसे जो है आज हमने आपकी मुलाकात करवाई और किस प्रकार से जो है जेजेपी की तरफ से सीधा निशाना जो है वो साधा गया बीजेपी सरकार पर। लेकिन एक बार फिर अब जो सभी जनता से एक अपील करूंगी, 2024 आने वाला है, चंद रुपयों के लिए, एक दारू की बोतल के लिए उस अपनी वोट को मत बेचे। काम जिसने किया हो वोट उसको दे, जिसका काम दिख रहा है उसको वोट दे, उसको सपोर्ट करे, ताकि आने वाले फिर 5 साल जो है वो आपके काम आ सके। इसलिए सबसे पहले काम देखिए, शराब को मत देखिए, पैसों को मत देखिए, अपना वोट अपने हिसाब से चुनिए, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो आने वाली सरकार को बना सकता है। तो इन्हीं सभी तमाम बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कैमरामैन काजल के साथ ज्योति मेहता की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।